जिस जिस पर ये जग हँसा है, उसी ने ही आगे चलकर इतिहास रचा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे। यहाँ से हमने जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सभी को इस एक ही वीडियो में कवर किया है। और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन का टेस्ट भी हमने रखा है। तो पहले वीडियो बहुत ध्यान से देखना और लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इस वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की अगर बात की जाए तो जो मगध साम्राज्य था, मगध पर जो राजवंशों का उदय हुआ, उनमें मौर्य साम्राज्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। मौर्य साम्राज्य की अगर बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है और अब मौर्य साम्राज्य जो था उसका विस्तार कहाँ तक था उसको हम देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में जो हिंदकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया है। यानी जो मौर्य साम्राज्य था वह भारत के कोने में, हर एक कोने में फैला हुआ था। इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें। मौर्य वंश में प्रमुख जो शासक की बात की जाए तो इसमें अनेकों शासक हुए, लेकिन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं इस वीडियो में वही शासक को कवर करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को हम कवर करेंगे, बिंदुसार को कवर करेंगे और अशोक, और लास्ट में हम जो लास्ट का जो शासक था उनका बृहदत्त, इसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को जरा सा भी स्किप मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की तो शासनकाल की अगर बात की जाए तो यह 322 ईसा पूर्व से 258 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासक रहा। इसी ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएं तो इसने घनानंद को, जैसे हम पढ़ के आए, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की तथा घनानंद की पुत्री के साथ इसने विवाह किया। अब आगे देखते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की भिड़ंत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटक से हुई, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ। विजयी होने के बाद सेल्यूकस निकेटक जो था ने संधि कर ली और अपनी जो पुत्री थी कार्नेलिया, जिसको हम हेलेन भी नाम भी बोलते हैं, की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी। यानी जो सेल्यूकस निकेटक के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, उसमें जो सेल्यूकस निकेटक था वह पराजित हुआ और उसने पराजित होने के बाद अपनी पुत्री जो कार्लेनिना थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और जो विवाह हुआ उसमें जो उसने जो भेंट की, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरात, यह 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप मान सकते हो या भेंट स्वरूप सेल्यूकस निकेटक ने दिए। इसके जब वो चंद्रगुप्त को मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो सेल्यूकस निकेटक है इसको 500 हाथी दिए। यानी उसने तो सेल्यूकस निकेटक ने तो 4 प्रांत दिए और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सेल्यूकस निकेटक को 500 हाथी दान में दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगले पॉइंट की जाए तो जो सेल्यूकस निकेटक और चंद्रगुप्त बीच में जो युद्ध हुआ उसके अगर वर्णन की बात की जाए तो जो एम्पियस नामक यूनानी व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया तथा ब्रदबाहु से इस धर्म की दीक्षा ली। यानी
क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह किस धर्म को मानता था, तो आपका हो जाएगा जैन धर्म। और बाद जो गुरु थे जैन धर्म के उस समय ब्रतबाहु थे, इनसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्यों के अनुसार अपने जीवन के जो अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्रों को सौंप दिया और जो जैन धर्म स्वीकार कर भिक्षुक जो ब्रतबाहु जैसे हमने बताया उनके साथ ये मैसूर चले गए। यानी अपने जो अंतिम दिन थे यह इन्होंने जैन धर्म के जो सन्यासी के रूप में बिताए। तो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में जो अनशन व्रत करके जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बारे में बात की जाए तो इन्होंने अनशन, अब ये अनशन है तो अनशन क्या होता है कि जो बिना खाए पिए जो व्यक्ति न दिन में खाए न रात में खाए, यानी अन्न को त्याग देना ही अनशन कहलाता है। उसके द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो मौर्य साम्राज्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे। यहाँ तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। अब हम अगले राजा के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारा जो मौर्य साम्राज्य का जो सम्राट बना वह बिंदुसार बना। यह बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था। चलिए जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 258 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अब बात अमित घात की है तो इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। यानी जो बिंदुसार है उसको अमित घात के उपनाम से भी जाना जाता था और जो उपनाम शत्रु विनाशक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात की जाए बिंदुसार की तो बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यानी बिंदुसार जो ना तो वो जैन धर्म को मानता था और न वो बौद्ध धर्म को मानता था, वह आजीवक संप्रदाय था उसी को ही मानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के लिए वायुपुराण में बृहदसार नामक शब्द का प्रयोग हुआ। यानी बिंदुसार को बृहदसार के नाम से भी जाना जाता था और जो जैन ग्रंथ थे उसमें बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जब तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था तो उसने अपना पुत्र तक्षशिला का जो सूबेदार जो सुसीम था वह विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन वह विद्रोह दबाने में असफल रहा। तब जो सुप्रीम के बाद उसने अपना पुत्र अशोक को भेजा, जो अशोक उज्जैन के तत्कालीन सूबेदार था। उसने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया और उसने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। यानी जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था, पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र जो सुसीम था उसको भेजा, लेकिन वह विद्रोह दबाने में असफल रहा। उसके बाद बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा और अशोक ने यह विद्रोह सफलतापूर्वक दबा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने उल्लेखों में जो एंटिनियस ने जानकारी दी कि बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक एपिटियोस से मदिरा यानी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह भी किया था। सीरिया नरेश ने बिंदुसार के दरबार में जो डाइमेकस नामक राजदूत था इसे भेजा। इसी को ही जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। यानी मेगस्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जो डाइमेकस था यह बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार की अगर जीवन अंत के बारे में बात की जाए तो इसकी मृत्यु 265 ईसा पूर्व में ये लगभग में हो गई थी। इसके बाद पुत्र
अशोक मगध का सम्राट बना। यानी पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार के बाद आता है अशोक, और अशोक ही इस साम्राज्य का सबसे मेन पिलर माना जाता है। सम्राट अशोक की जाए तो इससे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका अशोक से संबंधित आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। चलिए जानते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक के अगर बारे में बात की जाए तो अशोक की तुलना डेविड एवं सोलमान जो इजरायली थे तथा मार्कस ओरेलियस एवं जो शारलमा यानी रोम के थे जैसे विश्व के महान सम्राटों से की जाती है। यानी जो डेविड और सोलमान जो थे यह इजराइल का सम्राट थे, और जो मार्कस ओरेलियस थे यह रोम के थे। तो यानी इन जैसे सम्राटों से अशोक की तुलना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तक्षशिला का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाने के कारण बिंदुसार ने अशोक को युवराज का पद प्रदान किया, और जो सम्राट बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का सूबेदार था। सूबेदार मीन्स राज्यपाल था। यानी अशोक सम्राट बनने से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सिंहासन रूढ़ होते समय अशोक ने देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। ये सिंहासन रूढ़ का मतलब है कि सिंहासन पर बैठते समय। बात की जाए अगले पॉइंट के बारे में तो जो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। यानी अशोक को अशोक वर्धन के उपनाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अशोक के अगले पॉइंट के बारे में तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है अशोक ने अपने शासन के लगभग 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया एवं कलिंग की जो राजधानी थी तोसाली उस पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी जो 13वें शिलालेख हमें बताता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के लगभग 9वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर आक्रमण करके जीत लिया, और उसकी जो राजधानी थी तोसाली उस पर अपना अधिकार प्राप्त किया। कलिंग युद्ध के अगर बारे में बात की जाए तो कलिंग युद्ध में लगभग 2.5 लाख व्यक्ति मारे गए तथा इतने ही घायल हुए हैं। कलिंग युद्ध के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि कलिंग युद्ध से संबंधित आपका एक भी पॉइंट मिस ना रहे। कलिंग युद्ध ने अशोक का जो हृदय था वह परिवर्तन कर दिया तथा चौथे शिलालेख के अनुसार अशोक ने बैरी घोष के स्थान पर धम घोष करने की घोषणा की। यानी अब आपके दिमाग में ये जो बैरी घोष और ये धम घोष है ये क्लिक मार गया होगा। तो आपको बता दें कि जो बैरी घोष का मतलब होता है, अगर हम एक लाइन में इसका सही उत्तर दें तो जो अहिंसा के रास्ते के अगर चलने की बात की जाए तो उसमें धम घोष आता है, और हिंसा के रास्ते पर चलने की बात की जाए उसमें बैरी घोष आता है। समझ रहे हो, यहाँ से पॉइंट है। यानी बैरी घोष कहता है कि युद्ध से ही आप दूसरे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धम घोष कैसा कि शांति प्रिय तरीके से चलो और जीने दो और जियो और जीने दो का ये पॉइंट सिद्धांत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया एवं उपगुप्त नामक आचार्य से इसकी दीक्षा ली। यानी जो कलिंग का युद्ध हुआ इससे व्यथित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और जो उपगुप्त नामक जो बौद्ध धर्म के जो उस समय पंडित थे उनसे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बात की जाए अशोक के अगले पॉइंट के बारे में तो अशोक ने जो बराबर की पहाड़ियाँ थी उसमें आजीविकों के लिए 4 गुफाएं जैसे कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी आदि का निर्माण कराया। जैसे कि हम आपको पॉइंट बताते हुए आ रहे हैं कि जो अशोक के पिताजी बिंदुसार थे
वह आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अशोक ने अजविकों के लिए एक जो बराबर की पहाड़ी थी उनमें यह गुफाएं के निर्माण कराया। बात की जाए जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो इसको प्रचार करने के लिए प्रसार करने के लिए भी जिम्मेदारी अशोक की बनती थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और जो पुत्री थी संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा, तो आपका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए भारत में जो शिलालेखों के बारे में बात की जाए, अभिलेखों के जैसे अभिलेख है। अब अशोक के अगले कार्य महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख का प्रचलन अशोक ने ही किया। यह अभिलेख जो लिपि थी इनकी उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ग्रीक और जो माइक लिपि थी इसका जो अभिलेख हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ तथा जो खरोष्ट लिपि का अभिलेख है यह हमें उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से तथा जो शेष जो ब्राह्मणी लिपि थी हमारी यह हमारी भारत से प्राप्त हुई। और अगर खरोष्ट लिपि के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना हो तो जो खरोष्ट लिपि थी यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम इन जो अभिलेखों को इनको हम डिटेल में जानते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा है गुरालेख। अशोक की जो शिलालेख की खोज के बारे में बात की जाए तो यह 1750 ईस्वी में जो पार्डिटी पैंथलर ने की तथा इनकी जो संख्या की अगर बारे में बात की जाए तो यह 14 है। अक्सर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अक्सर जो अशोक के जो शिलालेख हैं यह 14 हैं। इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 करके देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है तो आप एक भी पॉइंट मिस मत करना। चाहे आप वीडियो दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, लेकिन इस वीडियो को आपको घोट के पी जाना है। अगर हम अशोक के पहले शिलालेखों के बारे में बात की जाए तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और इसी के साथ जो पशु की जो हत्या की जाती थी उस समय पर, इससे जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने यह कार्य करने शुरू किए। बात की जाए दूसरे शिलालेख के बारे में तो इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बात की गई है। बात तीसरे की जाए तो इसमें राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष जाने का आदेश दिया। यानी जो राजकीय अधिकारी हैं वह जनता के समक्ष जाएं, उनकी समस्या को सुने और उनके समाधान को करें। बात चौथे शिलालेख की अगर की जाए तो इसमें जो बैरी घोष के स्थान पर धम घोष करने की घोषणा की। यानी जो हिंसा वाला रास्ता है उसको छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलने की जनता को सीख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 5वें शिलालेख के बारे में तो इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। बात छठे की अगर की जाए तो इसमें धम्म महापात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना लेकर जा सकता है तथा जो प्रतिवेदी की चर्चा कर सकता है। यानी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो डायरेक्ट जाकर के राजा के पास जा सकता है और अपनी समस्या को पंजीकृत कराकर उसका निवारण कर सकता है। बात 7वें शिलालेख की जाए तो इसमें सभी संप्रदाय के लिए जो सही विष्णुता की बात की गई है। बात अगले की अगर की जाए तो 8वें में सम्राट की जो धर्म की यात्रा है उसको उल्लेख किया गया है और इसी में जो बोधि वृक्ष है उसमें जो अशोक का भ्रमण के बारे में बात की गई है। बात 90 की अगर की जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है। बात 10वें की अगर की जाए तो ख्याति गौरव की निंदा की तथा दम्भ नीति की जो श्रेष्ठता पर बल दिया। बात अगले की जाए
तो 11वें की अगर की जाए तो इसमें धम्म नीति की जो व्याख्या की गई है। 12वें में कहा गया है कि जो सर्व धर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा, यानी जो स्त्रियों को बराबर सम्मान देने की बात की गई है। बात हम 13वें की अगर की जाए तो इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन बनना। 13वें की अगर बात की जाए तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है तथा पड़ोसी जो राज्य हैं उनका वर्णन है तथा अपराध करने वाले जो आवटिक जनजातियों का उल्लेख है। यानी इसमें कलिंग के युद्ध के बारे में बात की गई है। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो वही 13वें जो शिलालेख है वह बताता है। बात 14वें और आखिरी की जाए तो इसमें अशोक के द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। यहाँ तक हमने जो अशोक के 14 शिलालेख हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। अब हम अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। तो इनको हम 1 बाय 1 करके डिटेल में देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित किया गया। बात इसके दूसरे स्तंभ लेख की जाए तो यह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। यह पहले टोपरा से दिल्ली लाया जो वह शासक फिरोज तुगलक था। बात अगले की जाए तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की अगर खोज के बारे में बात की जाए तो 1750 में इसकी खोज में जो टी फैंथलर के द्वारा की गई तथा फिरोज तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए चंपारण बिहार में जो स्थित रामपुरवा स्तंभ लेख है, इसकी खोज 1872 ईस्वी में जो कार्यालय के द्वारा यह खोजा गया। बात चंपारण में ही अगले की अगर की जाए तो यह लोरिया अरिराज एवं लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख भी चंपारण से ही प्राप्त होते हैं। और अगर एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें हम आपको, जो लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है उस पर मयूर का चित्र अंकित है। यानी जो मोर का चित्र किस पर अंकित है भाई, वो है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने अशोक के स्तंभ लेख शिलालेख को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं भद्रथ था तथा इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। तो लगभग जो मगध पर मौर्य साम्राज्य लगभग 137 वर्षों तक रहा। अब हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं जो अक्सर एग्जामों में रिपीट होते हैं। इस काल में तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्यकालीन समाज में जो वैदिक धर्म को ही प्रमुख धर्म माना गया तथा मौर्य काल में जैन, बौद्ध धर्मों का भी पर्याप्त विकास हुआ। यह जानकारी हमें मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और एशियन विद्वानों के अनुसार मिलती है। बात हम उनकी जो आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए, जो कृषि के बारे में अनेक पॉइंटों के बारे में बात की जाए तो सरकारी भूमि को यह सीता कहा जाता था मौर्य काल में। और जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उसमें उसने मौर्य साम्राज्य को लगभग भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे भूमि को कहा जाता था कुष्ठ भूमि जुती हुई, उत्कृष्ट भूमि बिना जुती हुई तथा स्थल भूमि जो ऊंची भूमि हुआ करती थी वह स्थल भूमि कहलाती थी। अगर भूराज्य की कुल उपज का बारे में बात की जाए तो 1/6 हिस्से से 8वां हिस्से तक जो भू राजस्व था वह राजा को किसानों द्वारा दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात की जाए प्रांतों के विषय अथवा आधार के जिलों में बटा हुआ था, जो संभवतः विषयपदी के अधीन होता था। यानी जो प्रांत थे वह जिलों में बटे हुए थे और उनके जो अधीनस्थ कार्य था वह विषयपति के द्वारा ही किया जाता था। ग्राम जो थी वह इसकी सबसे छोटी इकाई थी और जो ग्राम का शासक होता था वह मुखिया या ग्रामीण कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए मौर्य काल में जो प्रांत थे तो उनको चक्र कहा जाता था और अशोक ने सांची का स्तूप भी मौर्य काल में ही बनवाया। यानी जो स्तूप है सांची का वह किसके द्वारा बनवाया गया, अक्सर एग्जामों में सैकड़ों बार रिपीट हुआ है, तो यह अशोक के द्वारा ही बनवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बराबर पहाड़ी जो गुफा थी उसका निर्माण भी अशोक ने कराया। तो यह अशोक ने अपने शासन काल के लगभग 12वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष के बीच कराया। और जो नागा अर्जुनी गुफा का निर्माण जो कराया वह दशरथ ने कराया। दशरथ कौन था? यह मौर्य साम्राज्य का ही शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूस्वामी को क्षेत्रक एवं जो काश्तकार था उसको उपवास कहा जाता था। यह कब कहा जाता था? मौर्य काल में कहा जाता था। मौर्य काल में सिंचाई के जो समुचित प्रबंध को सेतुबंध कहा जाता था। सिंचाई में जो भूमि का कुल उपज का लगभग आधा हिस्सा भूराज स्वयं के रूप में देना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए जो मौर्य काल में शराब बेचने वाला जो व्यक्ति था वह सोनिक कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाले विभाग का प्रमुख आयु धागाध्यक्ष होता था। इस काल में वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी। वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। यानी जो वैश्यावृत्ति करती थी महिला उसको रूप जीवा के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घोड़े घुड़सवार जो थे और जो 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ भी थे। ये किसके अनुसार थे? ये थे फिलिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास। इंडिका के अनुसार संपूर्ण सेना का प्रबंध हेतु जो 30 सदस्य समिति बनाई गई थी। अब बात इंडिका की है तो इंडिका एक पुस्तक थी। इसके लेखक जो थे वो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करते थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हमने यहाँ तक इनके जो कार्य क्षेत्र के बारे में जानी। अब हम जो सेना का प्रबंध था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। सेना का प्रबंध के बारे में बात की जाए तो यह 6 भागों में विभक्त था तथा प्रत्येक विभाग की समिति में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते थे। इनके अध्यक्ष सहित 5 सदस्य के बारे में बात की जाए समिति के बारे में तो प्रथम समिति यह जल सेना का प्रबंध करती थी। द्वितीय समिति के बारे में बात की जाए तो सेना को हर प्रकार की सामग्री तथा जो रसद भेजने का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति पैदल सेना का प्रबंध करती थी तथा जो चतुर्थ समिति थी यह जो अश्व रोहिणी का प्रबंध देखती थी। यानी जो घोड़ेवासी थे उनका प्रबंध देखती थी। पांचवी समिति के बारे में बात की जाए तो यह जो हाथी की सेना का प्रबंध देखती थी और छठी की समिति के बारे में बात की जाए तो यह रथ सेना का प्रबंध देखती थी। यह इनकी युद्ध कौशला की जो सेना का प्रबंध था यह इस प्रकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जाना शुरू से लेकर मौर्य साम्राज्य का और अंत तक हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आप किसी भी एग्जाम में लगभग स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम में बैठे आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची के स्तूप के अगर बारे में बात की जाए तो यह अशोक ने बनवाया था। बात अगले क्वेश्चन की जाए अशोक के जो शिलालेखों का पढ़ने का जो
प्रथम जो प्रयास किया वह किसने, कौन अंग्रेज था, तो यह आपको बता दें जो जेम्स प्रेसप था, इसको अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे, तो यह हम पढ़ के आए हैं अभी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। बात अगले क्वेश्चन की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो यह 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तथा उसकी पुत्री के साथ विवाह किया और इन्होंने 4 प्रांत दिए पुत्री के विवाह के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में इन्हें 500 हाथी भेंट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अगले प्रश्न के बारे में, तो अशोक ने जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा, तो यह महेंद्र को भी भेजा और जो संघमित्रा था इसको भी भेजा। महेंद्र इनका पुत्र था, संघमित्रा जो थी इनकी पत्नी। तो ये इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अब ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर आप किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो ये लिंक आपको दिए गए हैं और आप चैनल पर जाकर भी किसी भी विषय में तैयारी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।